अभी तक हमने देखा मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट कंडक्टर। अब हम बात करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर आर्क या सर्कुलर लूप। तो सबसे पहले देखते हैं मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर आर्क। अगर आर्क का हमें फॉर्मूला याद है तो फिर लूप या कॉइल हम किसी के लिए भी मैग्नेटिक फील्ड लिख सकते हैं। फॉर्मूला होता है म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर। यहाँ अल्फा आपकी आर्क का एंगल है जिसको हम सेक्शन एंगल भी बोल सकते हैं। तो अब सपोज करिए कि हमें मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप निकालना है। तो लूप के लिए आपका एंगल कितना हो जाएगा? अल्फा का वैल्यू 2 पाई। 2 पाई का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो 2 पाई से पाई कैंसिल और 4 2 से कैंसिल, तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर आपका आंसर आया। अगर कॉइल का केस है तो कॉइल के केस में क्या होगा? सर्कुलर लूप का ही फॉर्मूला रहेगा, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स आपको मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 आर। तो व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला जो याद रखना चाहिए? म्यू नॉट आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर। 100 मर्जों की एक दवा है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें हमें दिया हुआ है कि हमें मैग्नेटिक फील्ड लिखना है एट ओ। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास कितने वायर हैं हम ये देखते हैं। एक हमारे पास ये पार्ट है जो स्ट्रेट है, फिर हमारे पास एक सर्कुलर आर्क है, सेमी सर्कुलर आर्क, और तीसरा स्ट्रेट पार्ट ये है। हमारा जो पॉइंट ओ है वो दोनों जो स्ट्रेट पार्ट हैं उनके ऊपर ही लाए करता है। तो जब हमारा पॉइंट वायर के ऊपर ही लाए करता है, कंडक्टर के ऊपर ही लाए करता है, उसकी लेंथ के पैरेलल लाए करता है, तो क्या होता है? लेंथ के अलोंग लाए करने के कारण, पैरेलल बोलना गलत है, लेंथ के अलोंग लाए करने के कारण मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? जीरो। क्योंकि आपको फॉर्मूला याद है, उसमें आपको आर वेक्टर लेना पड़ा था। तो यहाँ पे आपका आर वेक्टर आप क्या लेंगे? ये तो जीरो हो गया क्योंकि ये तो लेंथ के ही अलोंग है, तो 1 और 3 के कारण तो कोई मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं। जो भी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो 2 के कारण होगा। 2 के कारण लिखना कैसे है? म्यू आई अल्फा अपॉन 4 पाई आर। अल्फा का वैल्यू आप क्या रखोगे? तो ये सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल के लिए पाई से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आना चाहिए? म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। अगर डायरेक्शन की बात की जाए तो मैंने आपको तरीका बताया है। आप अपने सीधे हाथ का अंगूठा रखिए करंट की डायरेक्शन में। क्या ठक ठक हो रही है? बिल्कुल ठक ठक हो रही है, यानी कि आपका इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ आपको दो सेमी इनफाइनाइट वायर दिए हैं। पहला वायर ये है, दूसरा वायर ये है, और तीसरा वायर ये है। दूसरे वाले के लिए मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है, म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देख लेते हैं। तो देखिए जो 1 है उसका मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे लिखते हैं, मैंने आपको तरीका बताया था, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई डी। तो यहाँ डी की जगह परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? आर साइन थीटा 1। तो एक एंगल आपका 0 होगा और दूसरा एंगल क्या होगा? 90। सेमी फाइनाइट वायर के लिए ये वाला फॉर्मूला लगता है। तो यहाँ से आपको क्या मिला? म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। और मैग्नेटिक फील्ड 1 का और 3 का दोनों का क्या सेम डायरेक्शन में है? तो बिल्कुल दोनों का सेम डायरेक्शन में है, इनफैक्ट तीनों का सेम डायरेक्शन में है। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड तीनों का सम लिखेंगे, इसके मैग्नेटिक फील्ड को डबल कर देंगे। नेट के लिए क्या करेंगे? B1 प्लस B2 प्लस B3। और हमारा B1 B3 बराबर है तो हम क्या लिख सकते हैं? 2B1 प्लस B2। तो क्या मिलना चाहिए? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर प्लस म्यू नॉट आई अपॉन 4 आर। तो यही हमारा आंसर है। और डायरेक्शन किधर होगा? वंस अगेन ठक ठक रूल लगाइए। तो ठक ठक रूल से मालूम पड़ रहा है कि डायरेक्शन किधर है? इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, तीनों के कारण। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमारा ये लूप है, इसकी एक्सिस पर कोई पॉइंट है। हमने अभी तक क्या देखा था कि इसके सेंटर पे कितना होगा, लेकिन एक्सिस पर अगर होगा तो क्या होगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग हम देख चुके हैं, वैसा ही कुछ फॉर्मूला हमें यहाँ मैग्नेटिक फील्ड का मिलता है। काफ़ी रिजेंबलेंस है, जैसे आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 यहाँ भी हमें देखने को मिलता है। ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर रिंग मिलता है। यहाँ पे डायरेक्शन क्या मिलेगी? तो आप अपना अंगूठा उसी तरीके से काम में लीजिए जिस तरीके से मैंने आपको ऊपर बताया, और आप देखेंगे कि आपका मैग्नेटिक फील्ड किधर आएगा? टुवर्ड्स राइट आएगा। तो वी कैन रिमेंबर दिस फॉर्मूला। वैसे ये कम काम में आता है, एक्सेस वाला केस जो है। अभी तक जितने केस हमने देखे वो सभी बायोट सावर्ट लॉ से बड़े इजीली निकल आए, लेकिन ऐसा नहीं है कि बायोट सावर्ट लॉ इज सफिशिएंट टू फाइंड आउट ऑल द मैग्नेटिक फील्ड्स। तो हमें एक और लॉ की ज़रूरत पड़ती है, दैट इज़ कॉल्ड एम्पियर्स लॉ। ये कुछ वैसा ही है जैसे गॉस लॉ होता है। गॉस लॉ में हम क्या देखते हैं? नेट चार्ज एनक्लोज देखते हैं। यहाँ हम क्या देखेंगे? करंट का सर्कुलेशन देखेंगे। तो लेट्स टॉक अबाउट एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि सर्कुलेशन जो होता है बी डॉट डी एल का, वो हमें रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड देता है अलोंग अ क्लोज्ड प्लेन कर्व,
और ये किसके बराबर होता है, म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट क्रॉसिंग द एरिया बाउंडेड बाय द क्लोज कर्व प्रोवाइडेड द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द लूप रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे आपको काफ़ी रिजेंबलेंस दिख रही होगी, जैसे गॉस लॉ में क्या होता था, ई वेक्टर डॉट डी एस वैक्टर। तो डी एस वैक्टर में आप क्या लेते थे, एरिया वेक्टर। यहाँ आप क्या ले रहे हैं, डी एल वैक्टर। डी एल वैक्टर क्या है, यहाँ पे आप जो ये लूप बना रहे हैं एम्पीरियन लूप, इसका लेंथ है। तो आप क्या करते हो कि छोटे 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 बहुत सारे ऐसे एलिमेंट लेते हो और फाइनली उनको एडअप कर देते हो, उनके लिए बी डॉट डी एल करते हो, उन्हें इंटीग्रेट करते हो। अभी आप आगे देखोगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये किसके बराबर आया, तो जैसे वहाँ Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट था, तो आपने देखा होगा कि मैग्नेटिक फील्ड में जहाँ पे आपको म्यू नॉट दिख रहा है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में आपको 1/ε0 दिखता था। जैसे बायट सावर्ट लॉ की बात ही हम कर लें तो हमें कूलम्स लॉ में 1/4πε0 मिला था, तो 1/ε0 मिला था। यहाँ बायट सावर्ट लॉ में क्या मिला, म्यू नॉट अपॉन 4π। तो आप आसानी से याद रख सकते हो कि मैग्नेटिक के फॉर्मूलों में जहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में या इलेक्ट्रोस्टैट्स में एप्सिलॉन नॉट मिलता था, वहाँ 1/μ0 मिलेगा, या उल्टा बोल सकते हैं जहाँ 1/ε0 मिल रहा था वहाँ म्यू नॉट मिलेगा। तो ये काफ़ी कुछ वैसा ही है जैसे गॉस लॉ। तो हमारा जो लॉ है वो ये कहता है कि किसी भी एम्पीरियन लूप के लिए आपका जो टोटल सर्कुलेशन है उसको आप क्या लिख सकते हो, म्यू नॉट आई के बराबर। आई यहाँ पे क्या है, आपका नेट चार्ज एनक्लोज्ड है, नेट करंट एनक्लोज्ड है। तो जैसे यहाँ पे आपके तीनों जो करंट हैं उनका डायरेक्शन किधर है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, नहीं, I1 अंदर है, I2 अंदर है, I3 बाहर है। तो आप जब इसको ऐड करोगे तो आप क्या करोगे, I1 प्लस I2 माइनस I3। जब आप एम्पियर्स लॉ लगाओगे तो आप जो सर्कुलेशन देखोगे उसमें आप क्या लिखोगे, I1 प्लस I2 माइनस I3। जिसका डायरेक्शन ऑपोजिट है उसको माइनस कर दोगे, मेजॉरिटी को पॉजिटिव ले लोगे। ऐसा हम चार्ज के केस में भी करते थे, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं। जैसे हमें निकालना है हॉलो पाइप ऑफ मेटल जिसमें कि करंट है, इसका मैग्नेटिक सर्कुलेशन हमें निकालना है, इसके कारण किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो देखिए हमारे पास 3 पॉइंट हैं, एक अंदर वाला, एक सरफेस वाला, एक बाहर वाला। अंदर वाला कोई पॉइंट लेंगे तो उसके लिए हमें क्या मिलेगा, अगर हम अंदर की तरफ कोई पॉइंट लेते हैं और कोई लूप बनाते हैं तो आप बताइए उस लूप में करंट कितना होगा। तो कोई करंट एनक्लोज नहीं होगा उसमें, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में साफ बोला है कि करंट कहाँ है, आपके मेटल की सरफेस पर है, यहाँ पे पाइप की सरफेस पर है क्योंकि ये हॉलो है। तो आप अगर अंदर कोई लूप बनाते हो, जैसे वहाँ गॉसियन सरफेस बोलते हैं वैसे एम्पीरियन लूप बोलते हैं, यहाँ एम्पीरियन लूप बनाया तो चार्ज एनक्लोज क्या आया, 0। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, 0। इसलिए जब हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो हम सरफेस से पहले मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू क्या लेंगे, 0। जब हम सरफेस पर पहुंचेंगे और वहाँ एम्पीरियन लूप बनाएंगे तो अब इस एम्पीरियन लूप में आपका करंट कितना एनक्लोज्ड है, I। तो आप क्या लिखोगे, बी डॉट डी एल, बिल्कुल लिखिए। डॉट डी एल का इंटीग्रेशन आपको क्या देगा, 2πr, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो मैग्नेटिक फील्ड एट सरफेस कितना आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। ये वैल्यू भी यहाँ पे लिखी हुई है, आप देख सकते हो। तो सरफेस का मैग्नेटिक फील्ड मिल गया। अब अगर आप बाहर की तरफ कोई लूप लेते हो, बाहर की तरफ कोई पॉइंट लेते हो और वहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड लिखना है इसका पाइप का, तो आप क्या करोगे, एम्पीरियन लूप लिखोगे 2πr, और करंट एनक्लोज क्या लिखोगे, करंट तो आप अभी भी वही लिखोगे, म्यू नॉट आई। तो म्यू नॉट आई हम करंट लिखेंगे। हमारा लूप बड़ा करने से करंट एनक्लोज तो नहीं बढ़ा ना, वो तो वहीं का वहीं है। तो अब मैग्नेटिक फील्ड क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr। तो आप देख रहे हो यहाँ पे आपका मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आर के साथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन दिखा रहा है। तो मैक्सिमम वैल्यू आपको कहाँ मिली, सरफेस पर। उसके बाद आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, 1/r से डिक्रीज कर रहा है। तो देखा आपने एम्पीरियन लॉ लगाना कितना आसान है। अब बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड सिलेंड्रिकल कंडक्टर। तो ये सॉलिड कंडक्टर है आपका, इसके लिए हम बात कर रहे हैं। इसके लिए भी हम वैसा ही करेंगे जैसा हमने ऊपर किया है। यहाँ भी हम पॉइंट लेंगे, अंदर एक पॉइंट लेंगे, सरफेस पर पॉइंट लेंगे और बाहर हम एक पॉइंट लेंगे। तो क्या होगा हमारा यहाँ पर, अब यहाँ पे आपका जो एरिया है वो एरिया देखिए, आप अगर सरफेस तक का एरिया लेते हो तो πr स्क्वायर एरिया से कितना करंट फ्लो कर रहा है, I। तो यूनिट एरिया से कितना करेगा, I अपॉन πr स्क्वायर। तो आपने जो लूप लिया है उससे कितना करंट फ्लो करेगा, तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना हुआ,
पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये तो आपको मिला करंट जो आपके एरिया से फ्लो करेगा, यानी आपको एम्पियर्स लॉ में जो राइट हैंड साइड पे करंट लिखना है उसकी वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब हम एम्पियर लॉ लगाते हैं पाथ 1 के लिए। पाथ 1 कौन सा है यहाँ डायग्राम में हमारा? ये 2 अंदर वाला है, 3 बाहर वाला है। 1 जो है वो अंदर की तरफ है, 2 सरफेस पर है और 3 बाहर है। तो 1 इनसाइड पॉइंट के लिए है। ठीक है, तो हमने लगाया एम्पियर लॉ। बी इन का मतलब इनसाइड वाले पॉइंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड लिख रहे हैं। एम्पीरियल लूप की लंबाई कितनी हो गई? 2 पाई आर म्यू नॉट आई डैश का वैल्यू हमने लिख दिया जो हमने अभी कैलकुलेट किया है। तो बी इन का वैल्यू हमें मिल गया। ये वैल्यू हमें बता रहा है कि ये किसके प्रोपोर्शनल है? आर के। यानी जैसे जैसे हम एक्सिस से सरफेस की तरफ चलेंगे मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू लीनियरली बढ़ेगा, और जब हम सरफेस पर पहुंचेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होगा। इसके बाद क्या होगा वो तो आप पहले ही देख चुके हो, आपका हॉलो हो या सॉलिड हो, सरफेस और बाहर वाले पॉइंट के लिए तो बिहेवियर एक जैसा ही मिलेगा। बात सिर्फ अंदर की थी, तो अंदर वाले के लिए आप समझ गए कि आपको हॉलो के केस में जीरो मैग्नेटिक फील्ड मिला था, लेकिन सॉलिड के केस में आपको लीनियर रिलेशन मिलेगा मैग्नेटिक फील्ड का विद डिस्टेंस। तो ये था हमारा एम्पियर स्टेट लॉ, एम्पियर्स लॉ। अब हम बात करेंगे किसकी? सोलेनॉइड की। सोलेनॉइड एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर, एक बहुत इंपॉर्टेंट कह सकते हैं डिवाइस है, जिसका कि मैग्नेटिक फील्ड में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो सोलेनॉइड क्या होता है? सोलेनॉइड समझिए कि एक कोर है, सॉफ्ट आयरन की कोर है, उसके ऊपर आपने वायर लपेटा हुआ है इस तरीके से, इसे हम कहते हैं सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड का मतलब ये है कि जो लेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो फाइनाइट सोलेनॉइड कौन होता है? जिसकी लेंथ का हमें अंदाज़ा है। इनफाइनाइट सोलेनॉइड वो होता है जिसकी लेंथ का हमें अंदाज़ा नहीं है कि वो कितना लंबा है। ठीक है, तो फाइनाइट सोलेनॉइड के केस में, फाइनाइट सोलेनॉइड है ये किसने डिफाइन किया? हमने इसके सेंटर पे खड़े होके, इसकी एक्सिस पे खड़े हुए सेंटर पॉइंट पे, वहाँ से इसके दोनों एंड्स को देखा। दोनों एंड्स को देखा तो एक एंड के साथ हमने एंगल बनाया अल्फा, दूसरे एंड के साथ एंगल बनाया बीटा। आपको याद आ गया बायो सावर्ट लॉ, स्ट्रेट कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। तो यहाँ आपको मैग्नेटिक फील्ड इस चैप्टर में जो लेंथ है, जो एंड्स हैं, उनको फाइनाइट और इनफाइनाइट को बताने का तरीका यही है कि आप उनके साथ एंगल बताओ। अगर आप इन दोनों एंगल की वैल्यू 90 ले लोगे तो ये इनफाइनाइटली लॉन्ग सोलेनॉइड हो जाएगा। पर हम पहले क्या करेंगे? फाइनाइट का केस लेंगे, बाद में इनफाइनाइट का केस लेंगे। तो फाइनाइट सोलेनॉइड के लिए बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला एट द सेंटर होता है म्यू नॉट NI अपॉन 2 साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। बात समझ में आई? अब अगर हम कहते हैं कि हमारा जो सोलेनॉइड है, जैसे हमने यहाँ डॉटेड दिखाया है, यानी इसकी लेंथ जो है वो इनफाइनाइट है, तो उस केस में क्या होगा? एक एंगल प्लस का होगा, एक एंगल माइनस का होगा। तो उस केस में क्या होगा? हमारे ये एंगल जो हैं 90 हो गए, तो साइन 90 क्या हो गया? 2। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पे क्या आ गया? म्यू नॉट NI। अगर हम कोई एक एंड ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे बात करूं, तो एक एंड लेते ही क्या होगा? एक एंगल 0 हो जाएगा, दूसरा एंगल क्या रहेगा? 90। मैं किसका केस ले रहा हूं? सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड का। तो सेमी इनफाइनाइट सोलेनॉइड का मतलब एक एंड का हमें पता है, दूसरे एंड का हमें पता नहीं है। तो उस केस में क्या होगा? एक एंगल 0, एक एंगल 90, साइन 0 का वैल्यू 0, साइन 90 का वैल्यू 1। तो क्या मिलेगा? म्यू नॉट NI अपॉन 2। तो दीज 3 आर वेरी बेसिक एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज रिलेटेड टू सोलेनॉइड। इनको याद रखना है, क्वेश्चन के टाइम हमें अप्लाई करना है। अब ये हमने यहाँ अगर आपने ध्यान दिया हो तो मैंने लिखा है स्ट्रेट सोलेनॉइड। स्ट्रेट सोलेनॉइड का मतलब कि ये जो है वो लंबा है, एकदम लाइन के अक्रॉस है। अगर इसी सोलेनॉइड को हम घुमा के, मतलब ये आपका जो सोलेनॉइड था, इसी को आप, ये कॉइल जो है इसको मोड़ दें और इसको मोड़कर आप ऐसे बंद कर दें, तो ये सोलेनॉइड नहीं रहेगा, ये क्या बन जाएगा? आपका टोरॉइड। सोलेनॉइड और टोरॉइड में फ़र्क है। सोलेनॉइड में क्या होता है कि आपका एक तरफ से लाइंस ऑफ फील्ड, जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स हैं, वो आ रही हैं और दूसरी तरफ जा रही हैं। लेकिन आप अगर ऐसे बंद कर देते हो इसको, तो फिर आपकी मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो केवल आपके सोलेनॉइड के अंदर ही ट्रैप होके रह जाती हैं। इसलिए हम उसको सोलेनॉइड नहीं कहते, हम उसको क्या कहते हैं? टोरॉइड। यहाँ पे टोरॉइड सोलेनॉइड के केस में कोर के अंदर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका फॉर्मूला होता है म्यू नॉट NI।
ये वही फॉर्मूला है जो सोलेनॉइड के केस में इनफाइनाइटली लॉन्ग होने पर सेंटर पे हमें मिल रहा था। फ़र्क इतना है कि आपका जो n है इसका वैल्यू वहाँ कैपिटल N अपॉन L था, यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो है, लेकिन लेंथ किसकी लेंगे? सरकमफेरेंस की, यानी 2πr की। बात समझ में आई? तो नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, सिर्फ n की जो वैल्यू है उसमें फ़र्क है, बाकी फॉर्मूला सेम है। दूसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड बाहर आपको कुछ नहीं मिलेगा इन केस ऑफ आइडियल टोरॉइड। क्यों? मैंने आपको बताया आपकी सारी मैग्नेटिक लाइंस जो हैं वो अंदर ही ट्रैप होके रहेंगी, वो बाहर नहीं आ सकती। तो अब हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। क्वेश्चन में हमें दिया है लेंथ ऑफ सोलेनॉइड 0.1 मीटर है, इसका डायमीटर बहुत छोटा है, वायर इसके ऊपर लपेटा हुआ है 2 लेयर्स में, नंबर ऑफ टर्न्स इनर लेयर में 50 हैं, आउटर लेयर में 40 हैं, स्ट्रेंथ ऑफ करंट जो है दोनों लेयर में वो अपोजिट डायरेक्शन में है 3 एम्पियर। तो मैग्नेटिक इंडक्शन एट द मिडिल ऑफ द सोलेनॉइड हमसे पूछा है। तो हम जानते हैं कि हमारा जो सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है सेंटर पे, वो कितना होता है? म्यू नॉट एन आई, और म्यू नॉट एन आई को हम लिख सकते हैं म्यू नॉट एन अपॉन एल आई। अब बात क्या है यहाँ पे कि करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन करंट जो दिया हुआ है वो दोनों में 3 एम्पियर का दिया है। तो क्या करेंगे? जिसके नंबर ऑफ टर्न्स ज़्यादा हैं उसमें से कम नंबर ऑफ टर्न्स वाले को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे ज़्यादा टर्न किसके हैं? 50 वाले के। कम टर्न्स किसके हैं? 40 वाले। तो म्यू नॉट का वैल्यू रखेंगे 4π इंटू 10⁻⁷, ठीक है। और करंट का वैल्यू रखेंगे 3 एम्पियर, लेंथ का वैल्यू रखेंगे 0.1 मीटर, नंबर ऑफ टर्न्स 50 माइनस 40। तो कितना आंसर आएगा? सॉल्व करने पर ये हमें मिलेगा 12π इंटू 10⁻⁵ टेस्ला। यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया है? फाइनाइट सोलेनॉइड दिया है पॉइंट P, यानी यहाँ पर हमसे पूछा है एक तरफ से एंगल। अब ये आपका अल्फा नहीं है, ये एंगल 60 है, तो अल्फा का वैल्यू क्या होगा आपका? 30। ये 30 है तो बीटा का वैल्यू क्या होगा? 60। तो फॉर्मूला याद है आपको, म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। तो क्या मिलेगा यहाँ से? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2, साइन 30 का वैल्यू 1/2, साइन 60 का वैल्यू √3/2। तो ये कितना हो गया? म्यू नॉट एन आई अपॉन 4 √3 + 1। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्रेस बेल आइकन फॉर इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड अपडेट, ताकि टाइमली आपको सभी इंपॉर्टेंट अपलोड्स मिलते रहें। आप हमारा ब्लॉग भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नहीं बनता blogspot.com, जहाँ पे आपको सभी लेक्चर्स के रिटन फॉर्मेट में जो नोट्स हैं वो अवेलेबल हैं और क्वेश्चंस के सोल्यूशन अवेलेबल हैं। आपको कोई सजेशन है तो आप मुझे मेल कर सकते हैं, मेरा मेल आईडी यहाँ दिया हुआ है। फेसबुक पेज और इंस्टा पे आप टिप्स ऑफ द डे के लिए ज्वाइन कर सकते हैं।